हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एसएससी एमटीएस की नोटिफिकेशन हमारे पास आने वाली है कल ही 7 तारीख। कैलेंडर की अगर हम बात करें तो एसएससी कैलेंडर के हिसाब से 7 तारीख को ये नोटिफिकेशन आएगी और काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है इस एप्लीकेशन को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि यार जल्दी से ये एप्लीकेशन आए और जल्दी से हम इसके लिए अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों को ये उत्साह देखते हुए कि यार ये ऐसा है क्या जॉब। देखिए, जॉब तो नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा होती है इसलिए लोग काफी अप्लाई करते हैं। जिन्हें पहली जॉब चाहिए होती है वो अक्सर इसको अप्लाई करते हैं। तो एक बार हम पूरी जानकारी जानेंगे इसमें क्या है, कितनी वैकेंसी होती है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे तैयारी करें, सारी चीजें, सिलेबस क्या होता है, सब कुछ, योग्यता क्या है, क्या सिलेबस होता है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सैलरी क्या होती है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, संपूर्ण जानकारी हम इसमें करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ डेट के बारे में ध्यान रखेंगे। यहां पर डेट की अगर हम बात करें तो डेट इसमें आती है 7 मई। नोटिफिकेशन की रिलीज डेट क्या है? 7 मई नोटिफिकेशन रिलीज डेट है, यानी हो सकता है कि ये कल ही हमारे पास ये आ जाए। इसके बाद लास्ट दिन फॉर्म फिलिंग देखिए क्या होता है, 1 महीने की पूरी रहती है, तो 1 महीने तक के लिए 6 जून तक के लिए इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। और एग्जाम की जो डेट है वो जुलाई से अगस्त में, यानी कि जुलाई के अंत में से लेकर के 12 अगस्त के बीच में आपकी एग्जाम डेट होगी। यानी अगर मैं आज से देखूं तो मई, जून और जुलाई, यानी 3 महीने माने 90 दिन का समय आपको इस एग्जाम को बेहतरीन तरीके से तैयार करने के लिए मिलेगा। एकदम नेस्तो नाबूद करने के लेवल पे आपको ये, इसके लिए आपको 90 दिन का समय मिलेगा आपको। ठीक है, तो डेट सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 90 दिन का समय एक सफिशिएंट समय होता है जो आप किसी भी एग्जाम को, एसएससी लेवल वनडे एग्जाम को आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दिख गया, यानी कि उम्मीद है कल ही हमारे पास में ये इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब हम बात करेंगे इसमें क्या होता है एमटीएस। देखिए, एमटीएस का मतलब होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ऐसे समझिएगा। किसी भी आप अगर सरकारी इसकी बात करें, सरकारी ऑफिस की बात करें, तो देखिए सबसे ऊपर तो होता है वहां पर आईएएस अफसर, जो कि प्रीमियम लेवल अफसर होता है, सबसे ऊपर लेवल का अफसर होता है आईएएस अफसर। आईएएस अफसर के बाद जो अफसर आते हैं वो जाते हैं, अफसर कह लें या इंस्पेक्टर कह लें, वो जाते हैं एसएससी सीजीएल के माध्यम से। उनके बाद जो असिस्टेंट्स होते हैं वो जाते हैं सीएचएसएल के माध्यम से। इसके बाद जो होते हैं वो, मतलब उसके बाद वाली और जो पोस्ट होती है वो होती है एसएससी एमटीएस के माध्यम से। एमटीएस का काम क्या होता है? एमटीएस का काम जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, ऑफिस अटेंडेंट, लाइब्रेरी क्लर्क, मेंटेनेंस वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ऑफिस हेल्पर, केयर टेकर, स्टोर कीपर, डिलीवरी बॉय। अब इन सबका मतलब क्या है? ये तो बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई है। एक्चुअल में इनमें से किसी भी जगह पर आपको इस्तेमाल किया जा सकता है। हो सकता है आपको जो फाइल है, आपको रिकॉर्ड क्लर्क बनाती है। रिकॉर्ड क्लर्क का काम क्या होता है कि जितनी भी फाइलें हैं उनका रिकॉर्ड कीपिंग करनी होती है, कौन सी फाइल कहां रखी हुई है। आपको फाइल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लेकर के जानी होगी। अगर बहुत ही सिंपल स्वच्छ भाषा में बोला जाए, एकदम क्लियर भाषा में, तो प्यून होता है। ठीक है, इसको अगर हम डेकोरेट ना करें तो हम कहेंगे कि ये एक प्यून की जॉब होती है। अब लेकिन इसको आप ऑफिस, अपने स्कूल के प्यून से बिल्कुल भी ना जोड़ें। जो आपने जैसे अपने स्कूल में प्यून देखे हुए थे कि भाई स्कूल में प्यून है, उनको कोई भी कुछ भी बोले दे रहा है और कहीं भी कुछ भी कोई भी कह रहा है, उनको दौड़ा दिया जा रहा है, जो समोसे ले आओ, जो चाहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट के एमटीएस स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दूं, गवर्नमेंट के ड्राइवर्स की पोजीशन जो निकलती है ना, इन ड्राइवर्स की सैलरी भी 40-40 हजार की होती है और बहुत ही रेस्पेक्टेबल जॉब होती है गवर्नमेंट के जब ड्राइवर्स होते हैं। तो इसीलिए आप इसको प्यून को वैसे मत कंपेयर करिएगा कि ये आपके स्कूल लेवल वाले पॉर्न है, जो स्कूल लेवल जाके आपके प्यून है, जो कि जाकर के चाय ले आओ, समोसा ले आओ, ये वाले काम। ऐसे बिल्कुल नहीं, एक सम्मानजनक इनसे काम लिया जाता है, क्योंकि सबको पता होता है बहुत बड़ा कंपटीशन क्रैक करके ये लोग आए हैं। तो जैसे क्या हुआ, एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए कि एमटीएस लगते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर एमटीएस है तो वहां पर जैसे क्या हुआ, किसी के घर पे समन भेजना है, इनकम टैक्स का नोटिस भेजना है किसी को, तो नोटिस तो इंस्पेक्टर साहब ने बढ़िया अपना टाइप करके रख लिया। अब वो पूरी रेसिपिएंट की लिस्ट दे देंगे, इस एमटीएस वाले व्यक्ति को रेसिपिएंट की लिस्ट देंगे और सारे नोटिस दे देंगे। अब वो एमटीएस का काम होगा कि हर नोटिस जो जिसके घर में जाना है वो उसके घर में प्रॉपरली पोस्ट हो और उसके घर तक वो इनकम टैक्स का नोटिस जा पाए। ये जिम्मेदारी एमटीएस वाले व्यक्ति को दी जाती है। ये काफी पढ़े लिखे होते हैं, ऑलरेडी एक बड़ा एग्जाम क्रैक करके आए होते हैं नेशनल लेवल का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे क्या होता है। बेसिकली ये सारी पोजीशन है, कहीं पर भी इस्तेमाल हो जाएंगी, लेकिन ये सारी प्यून लेवल पोजीशंस होती हैं, सारी की सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन
कितनी चाहिए होती है इसके लिए? क्वालिफिकेशन होती है कि आप 10वीं पास हो। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यही कारण है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इसको अप्लाई कर लेता है। 10वीं पास भी आप जानते हैं बेरोजगारी बहुत ज्यादा है भारत में, तो 10वीं पास वर्ग भी अप्लाई करता है, 12वीं पास भी वर्ग भी अप्लाई करता है और ग्रेजुएशन पास वर्ग भी इसको अप्लाई करता है। तो कंपटीशन इसमें अच्छा हो जाता है इसमें। फिर एज लिमिट 18 से 25 साल के लिए है। और अभी 2 साल पहले से इसमें एक नई 2 साल पहले के एमटीएस से ना इसमें एक नई भर्ती भी आ गई है, जिसको कहते हैं हवलदार की भर्ती। ये हवलदार क्या होता है? ये एमटीएस एंड हवलदार के नाम से अब भर्ती आती है। हवलदार की पोजीशन क्या होती है? ये प्रॉपर वर्दी होती है इसमें हवलदार की। और जैसे मान लीजिए आप इनकम टैक्स में, या मान लीजिए आप एक्साइज डिपार्टमेंट में, आप जीएसटी डिपार्टमेंट में आप हवलदार लग गए, तो अब जो जीएसटी के जो कमिश्नर होंगे आप उनके एक प्रकार से असिस्टेंट हो गए। अब जब आप एक सिक्योरिटी, तो उनको खैर सिक्योरिटी की इतनी कई जरूरत होती है, आप उनके साथ साथ जाएंगे, जहां कभी वो मीटिंग अटेंड करने जाएंगे तो आप उनके साथ साथ मीटिंग्स में जाएंगे, आप प्रॉपर बकायदा अपनी वर्दी में होंगे और उनके वो एक प्रकार से उनके असिस्टेंट भी और उनके सिक्योरिटी असिस्टेंट भी, दोनों ही काम जो है ये आप कर रहे होंगे। आप होते वर्दी में, हालांकि आपके पास इसमें गन वगैरह नहीं होती है इसमें, क्योंकि मेन इसमें क्या होता है, इसमें असिस्टेंट की तरीके से आप काम करते हैं। उन्हें किसी फाइल की आवश्यकता है तो आप कहीं से ला करके आप उनको देंगे, ये पूरा होता है। वर्दी वाली नौकरी होती है ये हवलदार की, तो ये इसी में निकलती है। और ये अभी शुरू हुआ है 2 एमटीएस पहले, मतलब 2 साल पहले ये शुरुआत हुई है। पिछले वाले की तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई है, लेकिन उसके पहले वाले में ज्वाइनिंग आ गई है, लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो 18 से 25 साल तक आपका आता है एमटीएस में, और 18 से 27 आता है आपका हवलदार की पोजीशन के लिए। इसके बाद सैलरी की बात करें तो देखो ये 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है ये, जिसमें 18,000 की बेसिक सैलरी है। एचआरए 25% रहता है और डीए जो रहता है, एचआरए अभी 30% अभी बढ़ रहा है, अभी बढ़ चुका है अभी, तो 30%, 25 से 30 अलग अलग रहता है, डिपेंड करता है आप कौन से शहर में हो। ठीक है, तो ये आपका अप्रैल 2024 से 5400 हो गया है। और डीए जो है वो अभी जनवरी से ही इसी साल 50% चल रहा है, तो 50% कर लेंगे तो 9000। तो आप इसको और इसको जोड़ दीजिए, और ये ट्रैवलिंग अलाउंस ये जोड़ दो, आपकी सैलरी बन गई। तो लगभग 28,000 से लेकर 32,000 तक की आपकी सैलरी होती है। ये रेंज इसलिए होती है दोस्त कि आप जितने बड़े शहर में हो उतनी ज्यादा सैलरी, जितने छोटे शहर में उतनी कम सैलरी, ये होता है। अगर आप दिल्ली में पहुंच गए, मुंबई में पहुंच गए, तो आपको 32-33,000 रुपए सैलरी मिलेगी आपको, क्योंकि वहां का जो एचआरए है वो भी ज्यादा होगा। फिर सिमिलरली वहां का जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो भी ज्यादा होगा, ये फायदे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सैलरी लगभग 28 से 32,000 के बीच में आपको यहां तनख्वाह मिलती है। पैटर्न की बात करें तो देखिए ये जो पैटर्न है, ये इसमें आपका पेपर अच्छा रहता है, ये इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है यहां पर। एक देखिए इसमें पेपर 1 होता है, यानी सीबीटी बेस्ड पेपर होगा, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा। जो हवलदार पोजीशन के लिए उनके लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, उनके लिए एक बेसिक फिजिकल एलिजिबिलिटी रहती है। अब देखना इसमें क्या है, सीबीटी की बात करूं, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो उसमें क्या होता है। ऑनलाइन एग्जाम की बात करूं तो देखना इसमें जो सेशन 1 और सेशन 2 दो सेशंस होते हैं। सेशन 1 में आता है मैथ्स और रीजनिंग। ये एक बहुत ही बढ़िया पेपर होता है उनके लिए जिनकी मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नो नेगेटिव मार्किंग। आप 20 के 20 तुक्का मार के आओ, एक भी सवाल आपका गलत नहीं, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं करी जाएगी, क्योंकि सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे बढ़िया बात यह, तो यहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बस ये क्वालिफाई करना होता है आपको। तो मैथ्स और रीजनिंग ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। एडवांस मैथ्स इसमें आती नहीं है, सिर्फ अरिथमेटिक आती है इसमें, वो भी क्वालिफाइंग नेचर की होती है। आप इसमें बस क्वालिफाई कर लो, माने कि आप 6-8 सवाल सही कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग में खाली 6-8 सवाल करने होते हैं, काम हो जाता है। मेरिट किससे बनती है कि आपकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ये सेशन 2 होता है। इसमें सेशन 2 की अगर मैं बात करूंगा, ये यहां से मेरिट बनती है। इसमें आते हैं देखो जनरल अवेयरनेस के 25 सवाल और इंग्लिश के 25 सवाल, 3-3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। 25 × 75, यहां भी 25 × 75, माने 150 नंबर का ये हो गया। अब इस 150 नंबर में फिर आपकी मेरिट जो बनती है वो आपकी यहां से बनेगी। समय इसमें आपको 45 मिनट दिया जाता है, और ऐसे ही पुराने वाले में भी आपको 45 मिनट, कुल 90 मिनट का आपके पास समय होता है। तो समय अच्छा खासा रहता है, समय कम नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी 50 सवाल करने के लिए 45 मिनट का टाइम है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स, इंग्लिश और जीएस में वैसे भी टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता है, और जहां टाइम लगता है वहां क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज होती है, ये आपने समझा, पूरे एमटीएस प्रोफाइल के बारे में आपने समझा। तनख्वाह कितनी होती है, जॉब किस लेवल की होती है, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही आपकी जॉब लगेगी। जॉब जो है वो क्लर्क से एक नीचे लेवल की होती है। काम क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, एक सम्मानजनक ही नौकरी होती है। उस लेवल पे तो नहीं कहा जाएगा जिसमें सीएचएसएल और सीजीएल होती है, लेकिन एक सरकारी नौकरी है ये, एक स्टार्टिंग की सरकारी नौकरी होती है ये। आप
अपने पैरों पे खड़े होते हैं आप इसमें, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। जो कि अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, अब नहीं चाहते वो घर से कोई भी पैसा ले, तो उन्होंने एक नौकरी डाल दी अपनी और उसी के साथ में आपने आगे तैयारी करके अपने नौकरी निकाल ली। समय बहुत होता है इसमें आगे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि इसमें बहुत इंटेंस वर्कलोड इसमें नहीं होता है। ठीक है, ये है पूरी कहानी। सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो बाकी एसएससी के एग्जाम में आता है, जैसे ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप देखिए इसमें कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं है, सारे का सारा बिल्कुल सेम वही चीजें जो हम बाकी एसएससी एग्जाम्स में पढ़ते हैं या बाकी रेलवे एग्जाम में पढ़ते हैं। कोई भी नया सब्जेक्ट यहां पर, कोई भी नया सब्जेक्ट यहां पर नहीं आता है। ठीक है, और आगे आता है हम यहां इस पे देखेंगे, इसमें स्पोर्ट्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स एंड कल्चर। साइंस के भी इसमें क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिक साइंस रहती है, साइंस के बेसिक साइंस के भी इसमें सवाल रहते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आप साइंस साइड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हां, यहां पर जीके के, जैसे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इसके क्या बोलते हैं, कल्चर के, स्टैटिक जी, इनके क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन कुछ पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन ये इसमें जो जीएस के क्वेश्चन देते हैं ये आपको सीधा सीजीएल लेवल के देते हैं। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन, सीजीएल प्रीलिम्स लेवल के, सीजीएल प्रीलिम्स लेवल के जीएस के क्वेश्चन देते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छे लेवल की, काफी थोड़ा सा अच्छा लेवल रहता है इसमें जीएस का। हालांकि देना नहीं चाहिए, क्योंकि 10th पास लेवल है, आप उसको ग्रेजुएशन लेवल से कंपेयर करके पेपर दे रहे हो, सही नहीं है वो देना, लेकिन फिर भी अब देता है, एग्जामिनर तो देता है। फिर देखिएगा इंग्लिश, अब यही दो सब्जेक्ट हैं जो आपको मेरिट में लाएंगे, तो आपको इनको खूब कस के मेहनत करनी होती है। टारगेट ये करिए कि आप एग्जाम देने जाने से पहले जब आप मॉक टेस्ट इतने लगा दें, कम से कम आप 50 से 60 मॉक टेस्ट लगाइए। आप 50 से 60 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका जो स्कोर है वो 150 में अपने आप ही वो पहुंच जाएगा 125 के ऊपर। तब आप एग्जाम देने के लिए एकदम प्रॉपर तैयार होंगे, वो बेस्ट तैयारी होगी आपके एग्जाम देने के लिए। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई है। इंग्लिश में भी देखिए वही सेम चीज है, एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग। सबसे ज्यादा गलती लोग यहां करते हैं एमटीएस के पेपर में, सबसे ज्यादा गलती ना लोग इसमें करते हैं, इसमें करेंगे, सबसे ज्यादा गलती करेंगे यहां पर। इसके बाद यहां पर, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है एमटीएस में, लोगों को इंग्लिश में ज्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि इंग्लिश एमटीएस में कमजोर जाती है लोगों की, इसलिए खूब कस के मेहनत करिएगा इंग्लिश में। क्योंकि ये मैंने अक्सर देखा है, लोगों का इंग्लिश के नंबर यहां पर कम रह जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि नेगेटिव में बहुत ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग होती है। जीएस और इंग्लिश दोनों में ही अगर आप सही करोगे तो प्लस का 3 मिलेगा, जीएस और इंग्लिश दोनों में, लेकिन गलत करोगे तो -1 हो जाता है। तो मैंने अक्सर ये देखा है कि 75 नंबर के पेपर में साहब आ तो रहे थे 45 नंबर, लेकिन माइनस हो गए, पता चला 12 नंबर तो माइनस हो गए, तो 32 पे रुक गए जाकर के, 33 पे रुक गए जाकर के। ये बहुत गड़बड़ हो जाता है लोगों के साथ में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये नेगेटिव इसमें बहुत इसमें इंसान डूबता है नेगेटिव में। तो सेम कहानी जीएस में, दोनों ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें खूब नेगेटिव होते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। फोकस चीजें पढ़िए, एमटीएस इतना प्रेडिक्टेबल पेपर है, इतना प्रेडिक्टेबल पेपर है, आप इसमें फोकस चीजें पढ़िए। जो एमटीएस के लिए जो चीजें पढ़ाई जाती है ना, ऐसा नहीं करिए कि सीएचएसएल के लिए जो हो रहा है वो भी आप वो भी आप पढ़िए, सीएचएसएल वाली भी चीजें पढ़ लीजिए, लेकिन आपको इसमें फोकस रखना होता है कि मेरे एग्जाम में क्या क्या है। मैं आगे चल के आपको एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी कराऊंगा, कि सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कराऊंगा, किस सब्जेक्ट में एमटीएस में क्या आता है, हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, चलिए फिर ये मैथ्स का हो गया। देखो इसमें मैं बहुत ज्यादा अभी आपको नहीं आ रहा है, ये अरिथमेटिक है, लेकिन क्योंकि यहां पर यार कोई भी ये काउंट ही नहीं होता है, इसको काउंट ही नहीं किया जाता है, उसमें इसको काउंट ही नहीं किया जाता है आपके क्वालिफाइंग में, मतलब आपके मेरिट में काउंट ही नहीं किया जाता, तो खाली क्वालिफाई करने से काम चल जाएगा इसको। ठीक है, 20 सवाल आते हैं, 6-8 सवाल सही कर दीजिए एकदम और काम हो जाएगा आपका। ये रीजनिंग का भी सेम कहानी है, और नेगेटिव मार्किंग बनी होती, सही करोगे तो प्लस का 3, गलत करोगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा, तो ये हो जाता है। ठीक है, ये आ गया आपका रीजनिंग का हिसाब किताब। तो ये ओवरऑल आपने सारी चीजें देखी, एमटीएस में क्या हो पाए क्या नहीं हो पाए, हर चीज आपने देखी। एमटीएस के सारे जो भी रिसेंट के प्रीवियस ईयर है, जैसे 2023 का प्रीवियस ईयर है, 22 का प्रीवियस ईयर है, ये हम आप सारे लोगों के लिए, आप सभी बालक लोगों के लिए ये कंप्लीटली फ्री रहेगा। ये हम लैब की ऐप जो है हम इस पे अपडेट करवा देते हैं, ये कल तक मैं अपडेट करवा दूंगा। आप लोग जा करके आराम से पेपर डाउनलोड करो, पेपर को पढ़ो, आराम से देखो कहां कहां पर आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं, और मैं पक्का है कि आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। बस एक बार पेपर को एनालाइज जरूर करो कि किस तरीके से कर रहे हैं। आप लैब की ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप पे जाओगे, उसके बाद एक ऑप्शन होगा इसमें प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर पे जाना, एमटीएस को सेलेक्ट करना, वहां पर आपके पेपर्स आ जाएंगे, आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको एनालाइज करिए कि कैसे हैं पेपर्स। ठीक है,
चलिए, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करिए, कोई समस्या हो बिंदास पूछिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में। अपने इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिकल का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके विजन का इसमें एमटीएस में कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें फर्क पड़ेगा, हवलदार में थोड़ा सा आपको विजन चाहिए होता है, लेकिन हवलदार की बहुत जरा सी पोजीशन होती है। एमटीएस के लिए आपको कोई विजन की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं सब कुछ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। कल नोटिफिकेशन आएगी तो हम डिटेल में एक एक चीज की स्ट्रैटेजी, एक एक चीज आपको बताएंगे कल। ठीक है, धन्यवाद।